करेंगे ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि दोस्त हो या दुश्मन, सब पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। इस बीच यह भी दावा किया गया है कि भारत अमेरिकी सामान पर लगाने वाले टैरिफ में कटौती को तैयार हो गया है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने इस फैसले का श्रेय अपने प्रशासन को दिया है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को एक्सपोज करने में लगे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद क्या भारत टैरिफ घटाने को लेकर तैयार हो गया है? क्या इससे देश को नुकसान होगा? सवाल यह भी है कि क्या भारत ने पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है जिससे ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर इंडिया पर मामूली तौर पर पड़े। पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान टैरिफ और व्यापार के अन्य पहलुओं पर मुख्य रूप से चर्चा हुई थी। इसी पर आज करेंगे मेहमानों के साथ बातचीत, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या ट्रंप की धमकी के आगे भारत झुक गया या भारत का कुछ गेम प्लान है? क्या भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली है? ये कुछ सवाल हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुख्ता कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, उसके बाद उनके एक के बाद एक फैसले पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। खासकर उनके टैरिफ वॉर ने दुनिया भर के देशों को हिलाकर रख दिया है। This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी देश अमेरिकी सामान पर जितना इंपोर्ट टैरिफ लगाएगा, उनकी ओर से भी उतना ही शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप सरकार के इस रवैये से कई देश, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोस्त हो या दुश्मन, सब पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ के मायने ये हैं कि यानी जितना टैरिफ दूसरे देश अमेरिका से आयात किए गए उत्पादों पर लगाते हैं, उतना ही अमेरिका अब उन देशों से आयात किए गए सामान पर लगाएगा। ट्रंप ने चीन, मैक्सिको, कनाडा पर टैरिफ लगाए और अपने भाषण में भारत का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर दावा किया कि भारत टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि जिन शब्दों में उन्होंने ये बताया, उसमें उनकी अकड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने टैरिफ कटौती पर सहमति जताई है। हालांकि भारत की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे वित्तीय तनाव पैदा हो गया है। कनाडा ने WTO में शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अमेरिकी उत्पादों पर समान टैरिफ से पलटवार किया। दोनों देशों के बीच ये विवाद वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। चीन ने भी अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ WTO में मामला दर्ज किया है। वहीं इसमें भारत अलग रणनीति तैयार कर रहा है। तो सवाल उठता है कि भारत आक्रामक होने की बजाय दिमाग से काम ले रहा है, जहां वो सीधे सीधे अमेरिका से ट्रेड वॉर में उलझने से बच रहा है, ताकि यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के दूसरे देशों में बाजार तलाशने के लिए वक्त मिल सके। हालांकि इससे पहले भी भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के लिए अपने औसत लागू टैरिफ को कम किया है। वर्तमान में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ इसी तरह के समझौते पर बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत से कृषि उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं पर टैरिफ हटाने को कहा है। अगर ये मांग मान ली जाती है, तो इसका मतलब होगा कि नई दिल्ली को अपने व्यापार संरक्षण को छोड़ना पड़ेगा और बदले में उसे कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने जा रहे हैं। इससे भारत को सालाना 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। यह फैसला केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटो सेक्टर और खाद्य उत्पादों पर प्रभाव डालेगा। बहरहाल देखना होगा कि अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले टैरिफ पर भारत का क्या रुख रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। विजय सरदाना, इकोनॉमिस्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आकाश जिंदल, ट्रेड एक्सपर्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ यामिनी अग्रवाल इकोनॉमिस्ट भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है यश काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद, और जो इंडिया सहित कई कंट्रीज पर थोपा गया। यश, क्या इंडिया डिफेंसिव है इस रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, या फिर इसके सामने कोई ऑप्शन फिलहाल मौजूद नहीं है? नहीं, यदि आपको मैं गुस्से में दिख रहा हूं, वैसे तो मैं नहीं हूं, पर यदि मैं हूं तो इस पूरे देश को होना चाहिए। जी, क्यों? हमारे देश में इस समय एक ऐसी सरकार है जो यहाँ घर में बैठते हैं तो चिल्ला चिल्ला के, चाहे जिसको बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी देते हैं, कभी ट्रंप के दोस्त, कभी जेलेंस्की के दोस्त, कभी पुतिन के दोस्त, और वहां गए तो उनने दिखा दिया। भैया मुझे, हाँ, फ्रेम क्या दिक्कत है? फ्रेम को ठीक तो है। नहीं नहीं, फ्रेम बढ़िया है, बोलिए ना, क्या दिखा उनने, क्या दिखा दिया, क्या दिखाया उन्होंने? आपका इंटरकॉम पे कुछ बोल रहे हैं जी। खैर, तो विदेश जाके उनने क्या किया, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, वायरल है, अभी चल रहा है ट्विटर पे सब जगह। क्यों चल रहा है? क्योंकि इनके सामने खड़े होके बोल दिया कि ब्रिक्स खत्म हो चुका है, ये कुछ नहीं बोल पाए। इनके सामने बोल दिया कि आपके यहाँ तो दुष्प्रचार है, हम ये ड्यूटी लगाएंगे वो ड्यूटी लगाएंगे, ये कुछ नहीं बोले तो बाद में। ये जाने के पहले ही इंपोर्टेड मोटरसाइकिल पे ड्यूटी कम कर चुके थे, वॉशिंगटन एप्पल पे ड्यूटी कम कर चुके थे, ये जाने के पहले। वहां से अभी कुछ बोला भी नहीं, वहां जाने के बाद ये हाल है। एस जयशंकर हफ्ते भर गए, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, फिर ये किसी तरह रोटी अपॉइंटमेंट लेके तो मिलने पहुंचे। इस समय पीयूष गोयल जी पता नहीं अब लौट रहे होंगे या लौट गए होंगे, कल तक तो अमेरिका में ही थे, उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा मिलने के लिए। उनकी मौजूदगी में ट्रंप वहां दे रहे हैं कि हमने तो ये मान लिया है कि भारत ये कह रहा है, भारत ने ऐसा कर दिया है। भारत क्या कर रहा है? भारत की सरकार बोल ही नहीं रही। अरे पीयूष गोयल जी वहां बैठ के क्या छुट्टी मना रहे हैं? उनको बोलना चाहिए ना कि हम सहमत हैं कि असहमत हैं, ये लग रही है ड्यूटी, नहीं लग रही है टैरिफ, क्या हो रहा है। कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आए और गुजरात में फिर वही ओवर एक्टिंग चालू। तो देखिए, देश को चलाना ये तमाशेबाजी नहीं है। नहीं तो आपके हिसाब से, अच्छा, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस मतलब भारत पार्टी को के हिसाब से तो नहीं, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दूसरा शासन होता इस समय, तो सबसे पहली बात तो हमें थाली का बैंगन नहीं होना चाहिए। कभी गए जेलेंस्की से गले मिल लिए, फिर पुतिन को ब्रीफिंग देने चले गए। क्यों गए पुतिन को ब्रीफिंग देने? आप इस तरीके से विश्व के नेताओं के सामने झुकेंगे चाहे जहां जाके, तो आपको सीरियसली कौन लेगा? आज नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत को कोई सीरियसली नहीं लेता। ये आप दो चीजें कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर सपोज दैट कांग्रेस पार्टी की सरकार होती या यूपी की सरकार केंद्र में होती, रेसिप्रोकल टैरिफ के अगेंस्ट आप लोगों की क्या रणनीति हो सकती थी, क्या होनी चाहिए थी? देखिए, कांग्रेस की सरकार होती नहीं, कांग्रेस की सरकार ही थी। मनमोहन सिंह जी ही प्रधानमंत्री थे जब आपको ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन मिला। तब आपके ऊपर किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हमारी कंपनी तुम्हारे यहाँ आके बैठेगी तो हम उस पर इतना टैरिफ लगाएंगे। नहीं, तब दुनिया ने हमारे श्रम को, हमारी क्षमताओं को पहचाना और हमको पूरी दुनिया से काम मिला। आज आपके यहाँ से एफडीआई रोज जा रहा है, 61 लाख से ऊपर एसआईपी खाते बंद हो चुके हैं। शेयर मार्केट की क्या स्थिति है आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। और उसके बावजूद अगर आप ये नहीं, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मनमोहन सिंह सरकार की बातचीत की, मैं उस पर भी आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी आपके सरकार के दरमियान ही बढ़ी। नहीं विवेक जी, अगर इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी और जो आयात करने का मामला चाइना के साथ इंक्रीज होना शुरू हुआ, चाइना के लिए जो बाजार खोला गया, क्या वो आपके यानी कि यूपीए शासनकाल में नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में आयात से ज्यादा निर्यात कर रही है भारत सरकार आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। अब जब डिपेंडेंसी है तो उसको खत्म करने में वक्त लगेगा ना सर। आप मुझसे डिबेट कर रहे हैं, भाजपा वाले पता नहीं कहां बैठे हैं, शायद पीयूष नहीं, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैंने आपने मनमोहन सिंह कार्यकाल की बात की ना, मैं बस उसको लेकर एक फैक्ट दे रहा था। यदि चीन के लिए हमने दरवाजे खोले भी थे तो हमने कभी ये नहीं कहा कि अब क्योंकि चीन की ईवी भारत में आ चुकी है और इधर इलॉन मस्क खड़ा हुआ है तो चलो अब इलेक्ट्रिक कार पे हम ड्यूटी घटा के 15% कर देंगे। बर्बन विस्की पे आपने टैरिफ ना के बराबर कर दी, जो पहले 150% थी उसको 100% कर दिया। ये मजाक क्यों हो रहा है? फिर किस बात का झंडा लेके घूमते? नहीं तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या होना चाहिए? आपने सोल्यूशन दिया नहीं। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए, आकाश जिंदल के पास जा रहा हूं, उसके बाद यामिनी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। यश जी एक सेकंड वापस आ रहा हूं।
बीजेपी से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में आपके सवालों का जवाब मैं उनसे ले लूंगा। आकाश जी कुछ कहना चाह रहा है। आकाश जी, आकाश जी माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, मुझे लगता है आकाश जी आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। मैं यामिनी अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। यामिनी अग्रवाल इसे कैसे देखते हैं? यामिनी जी, एज ए इकोनॉमिस्ट आप कैसे देख रही हैं इसे? रिड्यूस होते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है और ओवरऑल जो मार्केट्स के अंदर है वो यूएस प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिससे काफी हद तक हमें एक तो जैसे लॉस के बारे में आपने बताया वो होता है, पर ये मान लेना कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा ही देंगे वो थोड़ा सा मुश्किल है। कितने हद तक लगाएंगे वो नहीं पता, पर क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी सारी सप्लाई चेन बेस्ड है, जिसके अंदर जो सप्लाई आ रही है वो चाइना, इंडिया, अफ्रीका और जगहों से आ रही है, और ज्यादातर इन्हीं सप्लाईज के बेसिस पे जितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो उसका सीधा असर इन्फ्लेशन के ऊपर उनकी इकोनॉमी पे पड़ता है, और जिसकी वजह से पूरी तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात जो जरूरी है कि ट्रेड, लेकिन अगर वो कहें कि इक्विटेबल होना चाहिए, उसमें दोनों ही चीजें जरूरी है। पहले कि उन्हें टैरिफ्स जो हैं इक्विटेबल दिए जाएं। इक्विटेबल का ये मतलब नहीं है कि अगर हम 50% लगाते हैं तो वो भी 50% लगाएं, पर उसका ये अर्थ जरूर है कि मार्केट्स में इक्विटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सेस और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट बेचने की जो मार्केट की स्थिति है और अब्सॉर्ब करने की स्थिति है वो सेम होनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा यही रखा है कि इक्विटी और फेयरनेस से ट्रेड होना चाहिए, और जो बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो भी यही मेंटेन करती हैं कि इक्विटी का मतलब सेम अमाउंट नहीं होता टैरिफ के अंदर। पर बिल्कुल भी अगर वो प्रोडक्ट ना बेच पाए या प्रोडक्ट्स यहाँ पे ना सेल कर पाए तो शायद उनका टैरिफ को रिड्यूस कराना या ये कहना कि आप रिड्यूस करिए वो उस हद तक सही रहेगा। नहीं, इसका इंडियन इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट होगा, या भारत के पास कोई और विकल्प भी है? जी देखिए, भारत के पास टैरिफ्स को ज्यादातर रैशनलाइज करने का विकल्प ही है अभी तो, और ये कहना कि पूरी तरीके से मार्केट्स कितना उसको अब्सॉर्ब कर पाएगी वो थोड़ा मुश्किल है। कॉम्पिटिटिवली ओवरऑल मार्केट्स जो है एक ऐसे सेगमेंट पर हैं कि वो अपने आप में सक्षम है, काफी हद तक इंडस्ट्रीज भी सक्षम है कि प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिवली हैंडल कर सकें। ये है कि कितना उसमें ट्रेड लॉस होगा अगर हमें एक्सेस नहीं ग्रांट होता यूएस की मार्केट्स को, या उनके प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ जो एक्सेस ग्रांट होता है उससे ओवरऑल ट्रेड कितना लॉस होगा वो अभी पूरी तरीके से अंदाजा लगाना सही नहीं होगा जब तक टैरिफ में रिडक्शन की या जो कितना अमाउंट दिया जा रहा है उसकी बात नहीं होती। लेकिन ये एक इम्पैक्ट तो डालेगा ही मैम, जो जिस इम्पैक्ट की बात की जा रही है, और जो यश थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, वो कह रहे हैं कि इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद, जिसका दावा लगातार किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इतने एग्रेसिव क्यों है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर? जी देखिए, वो ज्यादातर कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी को एक ऐसा ट्रेड देना चाहते हैं जिनमें उनके ट्रेड डेफिसिट्स कम हो, पर साथ ही साथ ये मानना जरूरी है कि वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है जहां तक एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी का सवाल है, और जहां पे डेवलपमेंट का भी सवाल है, तो एक डोमिनेटिंग पोजीशन है उनकी। लेकिन जो ट्रेड में इक्विटी की बात है, चाहे वो डब्ल्यूटीओ के माध्यम से जितने ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं उसके माध्यम से बात करें, या किसी भी बायलैटरल ट्रीटी की बात करें या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, उसमें सांझे तरीके से एक व्यवस्था में लाया जाता है ताकि इक्विटी का अर्थ जो है वो दोनों मार्केट्स को संभालने का हो और दोनों को एक दूसरे की तरफ हेल्दी प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं वो देने की हो। आप कह रहे कंपटीशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए,
ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से यश एक फेयर डील करने की कोशिश है तमाम कंट्रीज के साथ, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं। तो इसमें ब्लेम गेम क्यों होना चाहिए? सिर्फ इंडिया का नाम रेसिप्रोकल टैरिफ में नहीं है, कई कंट्रीज हैं जिनका नाम रेसिप्रोकल टैरिफ में है, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप उतना ही टैरिफ लगाना चाहते हैं जितना सामने वाला कंट्री लगाता है। तो इसमें ऐसा तो नहीं कि अब सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ऐसा किया गया है या थोपा गया है जिस पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे पॉलिटिकली क्वेश्चन किया जा रहा हो। यश, नहीं, मैं आपकी बात 1 मिनट पहले भी समझ गया था, लेकिन देखिए सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि यदि सारे देशों के साथ फेयर डील करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे महान प्रधानमंत्री के नमस्ते वाले दोस्त, तो मेक्सिको और पूरा यूरोप और यूक्रेन, ये सब उन्हें करारा जवाब क्यों दे रहे हैं? कोई उनकी कड़ी निंदा कर रहा है, छोटे छोटे देश उनको कह रहे हैं कि जो बात अभी यहाँ पे अर्थशास्त्री महोदया कह रही है, वो बात उनको कोई फोन करके या सीधे सीधे बोल रहा है कि इस तरह अगर आप करेंगे तो आप अपनी ही दीवारों में कैद हो जाएंगे। बोला है, और हमसे छोटा देश है जिसने बोला है। हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पीयूष गोयल जी वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? यदि मैं यहाँ बैठ के आपसे इतने सवाल कर रहा हूं तो यहाँ जवाब देने के लिए बीजेपी वाला कोई क्यों नहीं है? रखे ना डाटा, ये झंडा दिखा के और अपने पुलिस वाले को पहलवान बता के ही सब हो जाता है क्या? अर्थशास्त्र ऐसे नहीं चलता है। इसका सबूत हमें शेयर मार्केट में, हमारे फॉरेक्स में, हमारे गोल्ड और सिल्वर रिजर्व में, सब में दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति जो किसी जमाने में, आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आकाश जिंदल जी, जुड़ने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं जुड़ने दीजिए, तो मुझे बोलने दीजिए। सिर्फ आपका हक नहीं है बोलने का। कौन होते हैं आप कहने वाले? जुड़ने दीजिए, मुझे अपनी बात ही रखनी है क्या? बिल्कुल सही बात है। Who are you से मुझे अपनी बात रखने का मौका एक एक करके आकाश जिंदल जी और यश स्क्रीन पे प्लीज। आकाश जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आकाश जिंदल जी को सुन लेते हैं, उसके बाद यश आपके पास वापस आता हूं। आकाश जिंदल जी बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको सुनते हैं। आकाश जिंदल जी। नेताजी को पहले तो बता दूं मैं, नेताजी जनता को भी सुन लीजिए। नेता को हमने बहुत सुन लीजिए, जनता को और इकोनॉमिस्ट को भी सुन लीजिए। आप ये कह रहे थे कि कुछ कहानियां, कांग्रेस पार्टी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, अब आप सारे डेटा पॉइंट्स नोट करते जाइए। देश की ग्रोथ कहां पहुंची हुई है जरा नोट कर लीजिए। जनवरी का जीएसटी कलेक्शन 1,95,000 करोड़, फरवरी का जीएसटी कलेक्शन 1,83,000 करोड़। उसके अलावा जीडीपी ग्रोथ नोट कर लीजिए 2023-24 8.2% जीडीपी ग्रोथ। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हैं। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों से ज्यादा फास्ट। बहुत जल्दी नींद आने लग गई नेताजी को, जो है हम उनसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन का डेटा दे दूं, अप्रैल 2024 2 लाख करोड़ से ऊपर की जीएसटी कलेक्शन हमारी है। तो आप मैं बता रहा हूं ना इकोनॉमी कहां चल रही है। देश की जनता को भी सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, क्या बकवास है? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं। आपके पास कोई डेटा है? आपके पास कोई डेटा है मेरा डेटा डिनाई करने के लिए? एक भी डेटा पॉइंट को लटका के चले गए, एक भी डेटा पॉइंट को आप डिनाई कर दीजिए। कोई डेटा गलत है? आप आगे बता दीजिए ना, इनमें से कोई डेटा गलत है आपके पास? इनमें से कोई डेटा गलत है? यश श्रीवास्तव, एक पॉइंट बताइए कि गलत है। No, please don't do this. No. Please do not demean your co-panelist. Please don't do this in my panel. Yes, I strongly condemned it. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आपको पैनलिस्ट को डिमीन नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। No, don't you dare. नहीं, Don't you dare to do this. बिल्कुल नहीं करेंगे। यश, आप फैक्ट पे बात कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप पर्सनल रिमार्क नहीं करेंगे, आप पर्सनल रिमार्क नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे पर्सनल रिमार्क। This is very personal. No, don't you dare, Yash Srivastava. Don't you dare, Yash Srivastava in my show. बिल्कुल नहीं करेंगे आप को पहले इसको डिमीन नहीं करेंगे। सब मेरे पास यहाँ पर मेरे बुलाए गए मेहमान हैं, आप नहीं करेंगे। आपने कैसे बोला उनको चिकना खड़ा? Who the hell are you? कौन है आप? कौन है आप? आप बताइए कौन है आप? आपने किसी को कुछ भी रिमार्क करेंगे? आप किसी को कुछ भी रिमार्क करेंगे टीवी बैठ के? आप क्या रिमार्क किया मैंने? क्या बोला? चिकना खड़ा कैसे बोला आपने? तो चिकना खड़ा है। फालतू की बात मत कीजिए, हटाइए यश श्रीवास्तव को डिबेट से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। रिमूव यश श्रीवास्तव फ्रॉम माय पैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रिमूव।
टीवी डिबेट है ये, बता देता हूं, इंडिया डेली पर। कोई भी किसी पैनलिस्ट को डिमीन नहीं करेगा, पर्सनल रिमार्क नहीं करेगा। दिस इज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, फर्क नहीं पड़ता है। बात टॉपिक पे होनी चाहिए, फैक्ट पे होनी चाहिए। इस तरह के पर्सनल रिमार्क पे डिबेट होती है? फैक्ट है नहीं, बेसिक्स है नहीं, को पैनलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, बात करना आता नहीं है। सॉरी आकाश जिंदल जी, मैं माफी चाहूंगा अपने हमारे जो गेस्ट जुड़े थे उनकी तरफ से। मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी, मैं समझना चाहूंगा रेसिप्रोकल टैरिफ का ये पूरा गेम क्या है जो यूएस खेल रहा है? जी देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का मैं पूरा सम्मान करता हूं, हमारे देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जो चीजें रखी है वो सारे फैक्ट्स थे। जीएसटी कलेक्शन का मैंने डेटा रखा, जनवरी का, फरवरी का, कहीं से भी चेक किया जा सकता है क्या वो डेटा सही है या गलत है। वो डेटा मैंने सही दिया है। जीडीपी ग्रोथ का मैंने डेटा दिया 2023-24 का, वो सही डेटा है। हिंदुस्तान दुनिया की इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वो डेटा कहीं से भी चेक कर सकते हैं। पूरे सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं, देखिए मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं, एक इकोनॉमिस्ट हूं और इस देश की जनता हूं। अगर मेरा प्रधानमंत्री और सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में तेजी ला रहे हैं, इकोनॉमी को चमका रहे हैं, तो क्या देश की जनता की यही ड्यूटी है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार को जो है क्रिटिसाइज करे? अगर कोई अच्छी चीज कर रहे हैं तो देश की जनता की ये ड्यूटी बनती है कि उस अच्छी की तारीफ भी करे। हाँ, अगर बीजेपी से कोई इशू होगा हम क्वेश्चन भी पूछेंगे। बीजेपी से हमने कई बार प्रश्न पूछे हैं, कई बार उनको सजेशन दिए हैं, पर जहां ये सरकार अच्छा काम कर रही है वहां देश के एक नागरिक की ड्यूटी भी है और हक भी है कि सरकार का तारीफ करे। अब जहां तक टैरिफ की बात है, देखिए ये हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, हमें ये समझ के चलना पड़ेगा। ट्रंप साहब जो एक स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, वो हर कंट्री के अगेंस्ट टैरिफ लगाते जा रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको। और एक चीज और बता दूं आपको, ट्रंप साहब की अपनी कंट्री के अंदर इस चीज को लेके बहुत रेजिस्टेंस है। मैं ग्लोबल चैनल्स पे शो करता हूं, उनकी अपनी कंट्री के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं इससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जिस ग्रोथ के लिए अमेरिका तरस रहा था वो ग्रोथ ग्रोथ का सपना दूर हो जाएगा। मैं 10 सेकंड और चाहूंगा आपसे, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। वो ग्रोथ का सपना दूर हो जाएगा। अमेरिका खुद इस समय स्लो डाउन का शिकार है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही है। टैक्स सीलिंग उन्हें हटानी पड़ी। दर्शकों को समझा दूं, यानी अमेरिका जितना कर्जा ले सकता है उससे ज्यादा कर्जा लेने के लिए उन्हें रेजोल्यूशन पास करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी तकलीफ में है। तो अब अमेरिका समेत चाइना, चाहे जापान, चाहे चाइना हो, चाहे मैक्सिको, चाहे कनाडा, सबके लिए दिक्कत है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री साहब की सूझबूझ है कि अभी भी उन्होंने ट्रंप साहब के मीटिंग की और सिचुएशन को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री साहब और हमारी सरकार सही निर्णय ले रही है। बात ये नहीं होती कि हमेशा लड़के या अड़के काम होता है। व्यापार में टैक्टफुली काम किया जाता है और हमारी सरकार टैक्टफुली आगे बढ़ना जानती है। सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते ही फैसले लिए जाते हैं। इसी सरकार ने जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो रशिया से सस्ता क्रूड इंपोर्ट किया था और उनको रुपये में पेमेंट की थी। इसी सरकार ने रशिया से क्रूड इंपोर्ट किया रशिया यूक्रेन वॉर के समय और रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो है यूरोप को बेचे थे, देश को फायदा दिया था। तो इस सरकार के अंदर इतनी समझबूझ और एबिलिटी है, ये सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को पूरे सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा कि बात ये नहीं है कि सब जगह अड़ा ही जाता है। ये व्यापार है, व्यापार में आदमी वो कामयाब होता है जो सोल्यूशन निकालता है, जो टैक्टफुल होता है। व्यापार में आदमी अगर अड़ के खड़ा हो जाए, स्टिफ होके खड़ा हो जाए, तो वो सोल्यूशन नहीं निकालता। आप ऐसा है, आप तो खुद एक बहुत नॉलेजेबल एंकर हैं, हाई रिस्पेक्ट फॉर यू। आप किसी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी फैक्ट्री वाले से पूछ लीजिए कि भैया अड़के या स्टिफ होके व्यापार होता है, वो कहेगा नहीं, मैं सोल्यूशन निकालता हूँ, रास्ते निकालता हूँ, सांप नहीं मर जाए और लाठी भी न टूटे। व्यापारी वो होता है जो मिठास भी बरकरार रखता है और अपना उधार भी वापस ले आता है। वो काम ये सरकार कर रही है। ट्रंप साहब बड़े स्टिफ होके चल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम भी स्टिफ हों। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं और उसी कारण आज ग्लोबल स्लोडाउन में भी 6.2% की जीडीपी ग्रोथ आई है। 6.5% की जीडीपी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए कुंभ जैसे जो है, कुंभ जैसे जो से रिलीजियस इश्यू से हमने कितना हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। 1,83,000 करोड़ का हमारा जीएसटी कलेक्शन है फरवरी का, 1,95,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। तो जो डेटा है, जो फैक्ट है,
वो तो डेटा कोई भी चेक कर सकता है। मैं उस बिल्कुल डेटा सही की बात तारीफ कर रहा हूं जी। कि लेकिन क्या इससे इंडियन इकोनॉमी को हिट होगा, और होगा तो कितना लॉन्ग टर्म होगा, या फिर इसे मैनेज किया जा सकता है? इसको हम जानेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए, यामिनी और आकाश जी हमारे साथ बने रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस की गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.theindiadaily.com।